गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 फसल उत्पादन में अध्याय 8 आप लोग का औषधीय व्यावसायिक फसलों के तहत आप लोग को आज हम एक और व्यावसायिक फसल के बारे में जिसका नाम है पुदीना, उसके बारे में आप लोग को बताने वाले। पुदीना भी एक व्यावसायिक फसल के रूप में ली जाती है और यह एक औषधीय फसल के रूप में भी ली जाती है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लासेस में आप लोग को रतन जोत के बारे में बताया गया था। रतन जोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यधिक व्यावसायिक रूप से फसल करने वाली जो है वो फसल के रूप में आती है। उसी तरीके से पुदीना भी है, इसको भी हम एक व्यावसायिक फसल के रूप में मानते हैं और एक औषधीय फसल के रूप में भी इसे माना जाता है। ठीक है, तो आज आगे पढ़ते हैं। पुदीना, तो पुदीना जो है उसका वानस्पतिक नाम है मेथा स्पेसीज और कुल जो होती है लेविएटी या लेमिएसी की। जो कुल है उसकी लेविएटी या लेमिएसी की है। पुदीना जो है लेविएटी कुल का पौधा होता है जिसका आसवन करने से सुगंध तेल प्राप्त होता है। ठीक है, सुगंध तेल मतलब सुगंधित तेल प्राप्त होती है। जिस तरीके से रतन जो से हमें तेल प्राप्त होता है उसी तरीके से इससे भी हमें क्या होती है, एक सुगंधित तेल प्राप्त होती है। और भारतवर्ष में 50,000 हेक्टेयर भूमि में पुदीना की खेती की जाती है। भारतवर्ष में लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि पर क्या की जाती है, पुदीना की खेती की जाती है। ठीक है, भारतवर्ष में लगभग 50,000 भूमि पर क्या की जाती है, पुदीना की खेती की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाती है आपकी पुदीना की जो कुल और लेविएटी लेमिएसी। ठीक है, और उसकी कुछ प्रस्तावना के तहत उसकी जानकारी आगे अगर हम बताते हैं पुदीना के बारे में, तो पुदीना जो एक कुल से जो आती है वह कुल जो है एक बहुवर्षीय सदाबहार शाख है। ठीक है, एक बहुवर्षीय सदाबहार क्या है, शाख है और इसकी हरी व सुखाई हुई पत्तियाँ चटनी बनाने के काम में ली जाती है, जो संपूर्णतः भारत में बड़े चाव से प्रसन्नता मन से खाई जाती है। ठीक है, सूखी पत्तियाँ चूर्ण, दही व छाछ के संयोग से बनने वाली कई व्यंजनों में डाला जाता है। पुदीना मांस, मछली, सूप, सास को सुगंधित करने में भी काम आता है। इसके चूर्ण से गर्मियों के मौसम में ली गई कई स्वादिष्ट पेय पदार्थ जो है उसको बनाया जाता है। मसालों के अलावा कई घरेलू औषधियाँ भी पुदीने के उपयोग से बनाई जाती है। व्यावहारिक स्तर पर इसकी जो खेती है वो इसके तेल अथवा मेथाल के लिए की जाती है। यानी इस पुदीने से जो हमें तेल और मेथाल पदार्थ जो प्राप्त होती है उसके लिए व्यावसायिक रूप से इसको व्यावहारिक स्तर पर खेती की जाती है। इसके ताज़े पौधे में फसल की कटाई की अवस्था के अनुसार 0.12 से 0.45% यानी 0.12 से 0.45% वाष्पशील तेल पाया जाता है। ठीक है, वाष्पशील तेल पाया जाता है। फूल आने के समय तेल की मात्रा का स्तर उच्चतम होता है। तने में भी तेल पाया जाता है, परंतु इसकी कुल उपज का 85% जो भाग है वो पत्तियों से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तने में भी तेल पाया जाता है किंतु उसकी कुल उपज का जो 85% जो भाग है वो पत्तियों से ही हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, पुदीने की तेल को ठंडा करने पर वह 50% का ठोस क्रिस्टल की शक्ल की मेथाल में बदल जाती है। यह मेथाल कई खाद्य पदार्थों दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। बाकी बचा मेथाल रहित पिपरमेंट तेल की जगह की काम में लिया जाता है। पिपरमेंट तेल दंत क्रीम, दाढ़ी बनाने की क्रीम, साबुन, दवाओं के सुगंधित बनाने में काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की ऐसी टॉफ़ियाँ जो होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है ना, जैसे और पान में भी इसका उपयोग किया जाता है। तम्बाकू है, सिगरेट है, इसको भी सुगंधित बनाने के लिए इसमें पुदीने के तेल का उपयोग किया जाता है। भारत में पुदीने के तेल की काफ़ी बहुत मांग होती है, जिसका पूरा करने के लिए लाखों रुपए का तेल हर साल बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक है, जिसमें पुदीने के तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाखों रुपए का खर्च करके हर साल बाहर से तेल मंगाना पड़ता है। पुदीने की खेती के बढ़ाव को देखते हुए इसे विदेशी मुद्रा से हम बचाने के कार्य कर सकते हैं या बचा सकते हैं। ठीक है, भारत में पुदीना मेथा ओवरसीज, ठीक है,
मेंथा भारत में जो पुदीना है मेंथा स्पीसीज वनस्पतिक नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी उसकी जाति के तहत आती है। और इसके अलावा 6 अन्य जाति भी पाई जाती है, ठीक है, जिसे कमोबेश में उगाई जाती है। वनस्पतिक भेद के साथ इनके तेल के रासायनिक गुणों की उपयोगिता में विभिन्नता पाई जाती है। इन जातियों का कृषि क्षेत्र व उपयोग के आगे दिए जाते हैं, ठीक है। इन जातियों का कृषि क्षेत्र व उपयोग को आगे दिए जाते हैं ताकि इसकी खेती हम अच्छे से कर सकें। इनकी बाढ़ को देखते हुए विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए इसे हमेशा कृषि क्षेत्र में आगे रख दिया जाता है एक व्यावसायिक फसलों के रूप में, ठीक है। जैसे कि यहाँ उसके बहुत सारे उद्भव और जैसे कि उसके उद्भव और वितरण की बात करते हैं तो पुदीने की जो उत्पत्ति हुई है वो स्थान जो है चीन को माना गया है। चीन से यह जापान लाया गया और वहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अन्यंत्र फैला हुआ है, ठीक है। अन्यंत्र फैला हुआ मतलब ऐसी वहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसी तरीके से अन्यंत्र फैला हुआ है। इस समय ब्राज़ील संसार के पुदीना उगाने वाले देश में अग्रणी है, यानी जो ब्राज़ील देश है इस समय अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील सबसे पहला स्थान में आता है कि पुदीने की खेती किस तरीके से वहाँ की जाती है और कितनी तादाद में वहाँ की जाती है, ठीक है। भारत में इसका उपयोग प्राचीन काल से ही होता है तथा इसकी कई किस्में मूल रूप से पाई जाती है। भारत में पुदीने के नाम के 7 वनस्पतिक जातियाँ बोई जाती है, ठीक है। इन जातियों को विशेष उपयोग व उगाने वाले क्षेत्र निम्नलिखित से दी जाती है, जैसे कि मेथा ऑर्निस, ठीक है, मेथा ऑर्वेंसिस पहला नाम है उसका, जिनकी प्रजातियों के तहत मेंथा ऑर्वेंसिस यह जाति जो है पश्चिमी हिमालय, कुमायूं, गढ़वाल, कश्मीरी और पंजाब में विशेष रूप से उगाई जाती है, ठीक है। इसकी पत्तियों से गंधी तेल, पिपरमेंट ऑयल निकाला जाता है जो औषधि और सिगरेटों के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरा है मेथा ऑर्वेंसिस उपजाति पारपरेंसिस, ठीक है। मेथा ऑर्वेंसिस उपजाति जो है पारपरेंसिस, इसको जापानी पुदीने के नाम से जाना जाता है। इसे मेथाल नामक तेल तैयार किया जाता है जो औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है और देश में मेथाल की भारी मांग के कारण आजकल जो जापानी हैं वो पुदीने की खेती पर बहुत जोर दे रहे हैं, ठीक है। पुदीने की खेती पर क्या कर रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेथा ऑर्वेंसिस उपजाति पारपरेंसिस। मेथा लॉन्गिफोलिया सह नाम इसका होता है मेथा सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है, सिल्वेस्ट्रिस। यह प्रजाति जो है यूरोप तथा एशिया में पाई जाती है। भारत में कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब व उत्तर प्रदेश के सीमित स्तर पर उगाई जाती है। इसकी पत्तियों में पाचक औषधि तैयार किया जाता है। इसके बाद है आपका मेथा पाइपेरिटा, ठीक है। इसे विलायती पुदीने के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह यूरोपीय प्रजाति के रूप में पाई जाती है और इसको सीमित स्तर पर महाराष्ट्र, कश्मीर व पंजाब में उगाया जाता है, ठीक है। इसकी पत्ती से निकलने वाले तेल का इत्र व साबुन के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पुदीना जो मेथा पाइपेरिटा रहती है उसका उपयोग जो होता है इसके पत्तियों से जो तेल निकालते हैं उसको इत्र और साबुन बनाने के उपयोग में उद्योगों में भेजा जाता है और ज़्यादातर बुखार, उल्टी, सिर दर्द की जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए भी इसका दवा बनाया जाता है, ठीक है। आगे है आपका मेथा स्पिकाटा, ठीक है। ये है आपका मेथा स्पिकाटा जिसका सह नाम है मेथा विरिडिस। इन प्रजाति को पहाड़ी पुदीना के नाम से जाना जाता है। इन प्रजाति को पहाड़ी पुदीना के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके आगे है मेथा स्पिटा। इस प्रजाति को पहाड़ी पुदीना के नाम से जाना जाता है और यह प्रजाति पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाई जाती है, ठीक है। इससे प्राप्त तेल से स्प्रिटमेंट तेल कहते हैं। इसे जो प्राप्त होती है उसे स्प्रिटमेंट तेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका देखते हैं तो मेथा प्यूलेजियम। यह यूरोप तथा पश्चिमी एशिया की प्रजाति है और जम्मू कश्मीर में सीमित क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसकी पत्तियां पुष्प और गुच्छ से प्राप्त
तेल का इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका मेथा रोटेंडी, ठीक है, मेथा रोटेंडी फॉलिया, ठीक है। ये जो प्रजाति है भारत में इसकी खेती बगीचों में करते हैं और इसका उपयोग पाक व भोजन पदार्थों को सुगंधित करने में काम में लाया जाता है। उसके बाद है वनस्पति किरण। मेथा पुदीना के बारे में बता ही दिया गया है कि यह एक बहुत ही लेबिटी कुल की आती है और एक बहुवर्षीय सदाबहार शाक के रूप में आती है ना। यह अपने भूस्त्रीयों द्वारा वर्षानुवर्ष चलता रहता है और पुदीने का जो पौधा है भूमि पर फैलता रहता है, परंतु इसकी ऊर्ध्ववर्ती आरोह अनुकूल वातावरण में 1.0 मीटर तक ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं तथा तने चौकोर शाखा युक्त ऊर्ध्ववर्तों की साधारणतः कोमल जड़ भूस्त्रीयों की गांठियों से कई जड़ें निकलती रहती है। तो इस तरीके से वनस्पति किरण, इसके बारे में कुछ जानकारी है जो साधारणतः भूमि की ऊपरी सतह तक ही सीमित रहती है। और पत्तियाँ साधारण आवृत अनुनपत्री चौड़ी दीर्घागत दोनों सिरों पर संकीर्ण रोएदार पुष्पक्रम कक्षीय वर्सिस्लेटर किस्म का बहुवध्यक्ष पुष्प बैंगनी रंग के उभयलिंगी लगभग एक्टिनोमॉर्फिक पंचावयवी व पूर्ण बाह्य दलपुंज संयुक्त नलिकाकृति दलपुंज 5 संयुक्त नियमित दल नलिका पर 5 खंड विद्यमान पुमंग पुकेसर 4 फैले हुए हैं और जयांग द्विअंडपी युक्तांड है, ठीक है। पुदीना एक परपरागित फसल है। इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। परपरागित फसल का मतलब गुच्छेदार फूलों में एक साथ एक से अधिक लिंग पाए जाते हैं, ठीक है। एक साथ एक से अधिक लिंग में नहीं, उसमें नर और मादा के हर फूलों में अलग अलग लिंग पाए जाते हैं। कई फूल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही फूल होता है जिसमें एक लिंगी बोला जाता है, ठीक है ना। और कई फूल ऐसे होते हैं जिसमें एक साथ गुच्छेदार फूल पाए जाते हैं, जैसे सूरजमुखी का पौधा, ठीक है। इसलिए इसे भी क्या बोला गया है, परपरागित फसल बोला गया। परंतु साधारणतः इसमें बहुत कम फूल के बीज बनते हैं और जो अभ्रूणपोषी होते हैं। पुदीने का वर्धन साधारणतः भूस्तारियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। आनुवंशिक एवं प्रजननिक सुधार। पुदीने में आनुवंशिक प्रजननिक सुधार की दृष्टि से कोई सार्थक कार्य नहीं हुआ है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में पुदीने की जातियों के जनन द्रव के संग्रह तथा मूल्यांकन पर कार्य चल रहा है। संग्रह के मूल्यांकन में उपज के साथ साथ तेल की मात्रा गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है और सीमेप में तो एक उन्नत किस्म MAF1 विकसित भी की है और जापानी पुदीने के गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाकर बहुगुणित उन्नत किस्म तैयार करने की काफ़ी गुंजाइश की गई है। तो ये हुई उसकी आनुवंशिक प्रजननिक सुधार। सस्य क्रियाओं के रूप में आप देखते हैं कि हर अलग अलग फसल के लिए विभिन्न तरीके की सस्य क्रियाएँ होती है, जैसे कि जलवायु और भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें सस्य क्रिया के रूप में होती है कि किस तरीके की भूमि में उसको बोया जा सकता है, किस तरीके की उसके लिए जलवायु चाहिए रहती है। तो पुदीने की वनस्पतिक जाति के अनुसार जो जलवायु होती है भूमि संबंधित आवश्यकता थोड़ी बहुत बदल सकती है। फिर भी मोटे तौर पर पुदीने के लिए 14.5 से 8.0 डिग्री से तापमान तथा 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही उपयुक्त होती है। समुद्री तल में 250 से 400 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में इसकी खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। पुदीने की खेती इस प्रकार कई प्रकार की मिट्टी में की जाती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली जीवाश्म युक्त जो मिट्टी होती है वो दोमट अथवा बुलई दोमट मिट्टी इसके लिए उत्तम माना जाता है। भारी व बुलई मिट्टी पुदीने की खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। इस तरह से लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी भी पुदीने के लिए ठीक नहीं होती है। लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी जो होती है वो पुदीने के लिए ठीक नहीं होती है। उन्नत किस्म की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि सीमेप द्वारा जापानी पुदीने की MAA नामक किस्म विकसित की गई जो अधिक उपज देती है। इसकी पत्तियों में मेथॉल की मात्रा बहुत ही अधिक होती है किंतु इसकी उपलब्धता कम है, अतः स्थानीय किस्म ही काम में ली जाती है, ठीक है। स्थानीय किस्म में ही इसे क्या की जाती है, काम में ली जाती है। आगे देखते हैं खेती की तैयारी किस तरीके से की जाती है। तो खेती की जो तैयारी है तैयारी के लिए पहले जो निकाई गुड़ाई की जाती है, ठीक है, उसी तरीके से बाकी जो खेती की हम तैयारी करते हैं तो उस खेती की तैयारी के लिए सबसे पहले का जो कार्य होता है
रहता है। गहरी जुताई करके मिट्टी पलटकर उसे समतल पाटा चलाकर समतल बना दिया जाता है और 2 से 3 बार हैरो चला दिया जाता है, ठीक है। और चलाकर मिट्टी को देखा जाता है कि मिट्टी जो भुरभुरी है नहीं, तो मिट्टी को भी पूरी तरीके से भुरभुरी कर लिया जाता है और लास्ट में फिर उसे पूरी तरीके से पाटा चलाकर समतल कर लिया जाता है, ठीक है। पाटा चलाकर क्या कर दिया जाता है, समतल कर लिया जाता है। आगे देखिए, जुताई के समय भूमि में नमी का उचित स्तर पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है। पाटा लगाने के बाद सिंचाई की सुविधा अनुसार 5.0 से लेकर 3.0 मीटर या इससे बड़ी क्यारियाँ बना ली जाती हैं, यानी ये जो फसल है क्यारी के रूप में ली जाती है। बुआई हम किस तरीके से करते हैं, देखते हैं। बुआई करने का साधन अगर हम देखते हैं तो बुआई जो है पुदीने की फसल भूसारियों के टुकड़ों को रोप लगाकर की जाती है। यह भूसारी सर्दी के दिनों में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं और मैदानों में बुआई का उचित समय जनवरी फरवरी माह में होता है, ठीक है। उचित समय जो होता है जनवरी से फरवरी माह में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। मैदानों में बुआई को उचित समय जनवरी से फरवरी माह और पहाड़ों में इसे मार्च अप्रैल माह में बोया जाता है। बुआई में देरी करने से फसल की वृद्धि कम हो जाती है, क्योंकि दीर्घ प्रकाश पीछी होने के कारण बुआई तथा पुष्पन के बीच का समय जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। पुदीने की बुआई के लिए रोग रहित खेतों में भूसारी जड़ों सहित खोद लेते हैं तथा स्वस्थ भूसारी प्रायः सफ़ेद रंगों के व अधिक रसीले होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ। पुदीने की जो बुआई करते हैं तो जो रोग रहित खेत होती है उससे उनके जो भूसारित होते हैं उसे जड़ों सहित खोद लिया जाता है। स्वस्थ भूसारी जो प्रायः सफ़ेद रंग के होते हैं वह अधिक रसीले होते हैं। बुआई के लिए 3 से 4 पर्व संधिया वाले और 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े उपयुक्त होते हैं। इन टुकड़ों को खोदने के बाद तुरंत बो देना चाहिए। अगर किसी कारण से तुरंत बोना संभव नहीं हो पाता है तो उनको गीली मिट्टी में दबा कर रखें, ठीक है। गीली मिट्टी पर दबा कर रखें ताकि ये सूखे ना, और जब हम इसको गीली मिट्टी पर दबा के रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होती रहती है, उसमें अंकुरित होती रहती है। बाद में हम उसे क्या कर सकते हैं, खेतों में ले जाकर बो सकते हैं, ठीक है। प्रायः 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियाँ में इसकी खेती की जाती है और हर पंक्ति में भूसारी के टुकड़ों को सिरे से मिलाकर 3.0 से 5.0 सेंटीमीटर गहरा बो दिया जाता है। अधिक उथलियाँ गहरी रखने पर अंकुरण कम होती है, इसलिए इसे मध्यम रखनी चाहिए, ठीक है। समतल अथवा पानी रुकने वाले खेतों में इसकी बुआई मेड़ों पर की जाती है और यह उपयुक्त विधि से बुआई करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम भूसारी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और अनुकूल वातावरण में भूसारी जो होती है उसे 8 से 15 दिन में जमने लगते हैं तथा 15 से 25 दिनों में पूरी तरीके से अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसकी बुआई की कार्य कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक, तो खाद और उर्वरक जिस तरीके से बाकी फसलों में खाद और उर्वरक की मात्रा दी जा सकती है, उसी तरीके से इसमें भी खाद और उर्वरक की मात्रा अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे खाद के रूप में देखा जाता है। तो गोबर से बनी जो खाद होती है उसको अच्छा और उपयुक्त माना जाता है। पुदीने में अच्छी फसल के लिए 20 से 30 टन गोबर, ठीक है, याद रखिएगा, 2 से 20 टन गोबर खाद या कंपोस्ट खेती की तैयारी के समय दे देनी चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की इसमें आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा में नाइट्रोजन का 1/5वां भाग बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में पूरी तरीके से मिला देना चाहिए और नाइट्रोजन के शेष 4 भागों में से एक बुआई के 2 महीने के बाद व दूसरा तीसरे महीने के बाद, तीसरी पहली कटाई के तुरंत बाद, चौथा पहली कटाई के 50 से 60 दिन बाद सिंचाई के साथ देना चाहिए, ठीक है। पुदीने की जड़ी जो होती है उतली होती है तथा इसकी फसल काफ़ी लंबे समय तक चलती है, अतः नाइट्रोजन उपयुक्त विधि से कई भागों में देना आवश्यक होता है ताकि पौधा को हर समय उचित मात्रा में खुराक मिलती रहे, ठीक है। हर समय उचित मात्रा में क्या करती रहे, खुराक मिलती रहे। सिंचाई एवं जल निकास, सिंचाई और जल निकास आवश्यकतानुसार करनी चाहिए। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद की जानी चाहिए। उसके बाद भूमि की किस्म और तापमान और वर्षा के अनुसार 8 से 15 दिन के अंतराल में की जानी चाहिए। पानी की कमी में फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए प्रथम कटाई के बाद उत्तकों के पुनरोद्भवन, ठीक है, पुनरोद्भवन के लिए पर्याप्त नमी होना आवश्यक है,
है ना। बरसात के दिनों में खेत में रुके हुए पानी निकालने की समुचित व्यवस्था यानी जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। खेत में पानी भरने से फसल की बाढ़वार और पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा जड़ जो है गलन रोग की संभावना बढ़ जाती है। निकाई और गुड़ाई। पुदीने की खेती में शुरू दिनों में नमी का स्तर काफ़ी अधिक रहता है जिससे खरपतवार अधिक संख्या में उग जाती है। अतः फसल में प्रथम 2 महीने तक निराई व विशेष ध्यान रखकर किया जाना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार समय समय पर निराई गुड़ाई करती रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो खेत को खरपतवार लग आती है वो खरपतवार जो है उसको विहीन रखा जा सके, ठीक है। प्रथम कटाई से पहले निराई अधिक जरूरी होती है, इसके बाद 1 या 2 बार आवश्यकता अनुसार कर दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसकी निराई गुड़ाई करके उसके जो खरपतवार है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लास्ट है आपका फसल संरक्षण। फसल संरक्षण में आप उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से सभी फसलों में करते हैं। जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए, जो कीट लग जाते हैं उनकी रोकथाम के लिए और विभिन्न तरीके से जो पौध संरक्षण है उसकी किराए को आपको करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये होती है पुदीने की खेती, ठीक है। ये भी एक आपके व्यावसायिक फसलों के तहत आती है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं।